अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड न्यूटन। आज की वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मेजरमेंट उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिनॉन अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। यानी कि ऐसे नेचुरली अकरिंग कुदरती होने वाले फिनोमिनॉन प्रोसेसेस के नाम बताएं जो कि अपने आप को रिपीट भी करते हों और वो एज अ रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड भी इस्तेमाल हो सकते हों। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं रेपिटेटिव फिनोमिना क्या है। रेपिटेटिव फिनोमिनॉन, द फिनोमिनॉन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, रेपिटेटिव यानी कि ऐसा फिनोमिना जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। तो ये हो गया हमारे पास रेपिटेटिव फिनोमिनॉन। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वो है टाइम स्टैंडर्ड। तो टाइम स्टैंडर्ड को देखते हैं कि टाइम स्टैंडर्ड क्या होता है। द रेफरेंस दैट इज़ प्रीसाइजली डिफाइंड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टू मैयर टाइम इज़ कॉल्ड टाइम स्टैंडर्ड। यानी आसान अल्फाज में ये कि ऐसा रेफरेंस, ऐसा पैमाना, टाइम को मैयर करने वाला ऐसा पैमाना जो कि हमारे पास प्रीसाइजली डिफाइंड भी हो। अब प्रीसाइजली डिफाइंड का मतलब है जिसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें पता हो और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी हो, यानी कि पूरी दुनिया में माना जाता हो, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती हो। टाइम को मैयर करने के लिए ऐसा पैमाना, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम स्टैंडर्ड। उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है सन राइज एंड सनसेट, सूरज का तलू होना और सूरज का गरूब होना। अगर हम सन की बात करें तो सबसे पहले तो जो सन है वो हमारे पास एक प्रीसाइजली डिफाइंड स्टैंडर्ड है। अब वो प्रीसाइजली डिफाइंड स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि हमारे पास उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता है, हमें कब सूरज तलू होता है और कब सूरज गरूब होता है, इस बात की हमें इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी ये है क्योंकि पूरी दुनिया में ही उसके तलू के टाइम को और गरूब होने के टाइम को अपनी अपनी जगह के हिसाब से एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर हम रेपिटेटिव फिनोमिना की बात करें तो ये एक रेपिटेटिव फिनोमिना भी है क्योंकि सूरज जो है वो रोज़ाना तलू होता है, रोज़ाना गरूब होता है, हर रोज़ वो ये प्रोसेस रिपीट करता है। तो इसका मतलब है कि ये एक रेपिटेटिव फिनोमिना भी है। तो इस हिसाब से ये टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है चेंज ऑफ वेदर्स। अब अगर हम मौसम की बात करें तो जो मौसम है वो हमारे पास एक ख़ास वक्त पर आते हैं और एक ख़ास वक्त पर चले जाते हैं। यानी कि सर्दियाँ ख़ास वक्त पर शुरू होती हैं और एक ख़ास वक्त पर ख़त्म होती हैं। और ये जो प्रोसेस है ये हर साल रिपीट होता है, यानी हर साल ऐसा होता है कि सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, फिर अगले साल सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं। तो ये जो मौसम का चेंज होना है ये हर साल रिपीट होता है। इस हिसाब से ये एक रेपिटेटिव फिनोमिना है और इसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये प्रीसाइजली डिफाइंड भी है। अब प्रीसाइजली डिफाइंड किस तरह से है कि हमें पता है कौन से मंथ में सर्दियाँ स्टार्ट होनी है और कौन से मंथ में गर्मियाँ स्टार्ट होनी है। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी है क्योंकि पूरी दुनिया में ही इस तरह से मौसम चेंज होते हैं, तो पूरी दुनिया में ये इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए इसे हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन है हमारे पास एटॉमिक वाइब्रेशन। अब अगर हम एटॉमिक वाइब्रेशन की बात करें तो हमारे पास दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें पता है मैटर से बनी हैं और मैटर के अंदर एटम्स होते हैं। अब वो जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। हम लोगों ने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और फिज़िक्स में भी पढ़ा है कि जो एटम है वो मैटर के अंदर वाइब्रेट करते हैं, अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हुए वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। और ये एक रेपिटेटिव मोशन होती है जो कि एक फ़िक्स टाइम के बाद रिपीट होती है, यानी कि वो जो भी मोशन कर रहे होते हैं एक ख़ास अंदाज से, उसको वो एक ख़ास टाइम के बाद दोबारा रिपीट करते हैं। तो ये एक रेपिटेटिव फिनोमिना है, इसलिए इसे भी हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। अब चाँद का ज़मीन के गिर्द घूमना, चाँद का जो ज़मीन के गिर्द घूमना है वो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो हमारे इस्लामिक मंथ हैं इसका अंदाज़ा हम चाँद की रोटेशन से ही लगाते हैं। यानी कि चाँद को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि कब मंथ ख़त्म हो गया, कब महीना ख़त्म हो गया और कब स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी एक रेपिटेटिव फिनोमिना है, पूरे साल में ये 12 दफ़ा रिपीट होता है और अगले साल फिर से ये होता है वैसे ही। तो ये हर साल होता रहता है, इसलिए ये एक रेपिटेटिव फिनोमिना है और इसे हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं।
अब फिफ्थ वन इज़ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन या ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। ज़मीन जब अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो इससे हमारे पास दिन रात होते हैं। आप लोग को पता है कि दिन रात का तयन हम ज़मीन की उसके अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन से लगाते हैं। तो ये भी जो फिनोमिना है ये भी अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट करता है, यानी कि हर रोज़ सुबह होती है, फिर रात होती है, फिर अगले दिन उसी तरह से सुबह होती है, रात होती है, यानी कि ये प्रोसेस भी रिपीट होता रहता है। तो ये एक हमारे पास रेपिटेटिव फिनोमिनॉन है और इसे हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। अब टाइम स्टैंडर्ड हमें पता है कि ऐसा रेफरेंस जो टाइम को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे टाइम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में पीरियड ऑफ पेंडुलम यानी कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बताना है कि क्यों हम उसे एज अ टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी रीज़न देनी है। तो हमें पता है वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ टी इज़ इक्वल टू 2π√L/g। ये फार्मूला आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में पढ़ा था 10th क्लास में कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है टी इज़ इक्वल टू 2π/L/g। तो अगर हम इस फार्मूले से देखें तो फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि टाइम किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। अब 2π तो एक कांस्टेंट है, अगर हम इसके अंदर यहाँ पर देखें L और G, तो L और G जो हैं ये एक दो वेरिएबल्स हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो L पर डिपेंड कर रहा है और G पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम दिस फार्मूला इट इज़ शोन दैट T डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम L एंड लेंथ वेरीज विद टेम्परेचर। जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और जो लेंथ है वो टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती है, यानी कि पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो हमारे पास टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। अब टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होती है, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है उसके साथ एक बॉब लगा होता है, स्ट्रिंग के साथ एक बॉब लगा होता है और उसे किसी एक एंड से फिक्स कर देते हैं किसी कोई स्पॉट के साथ और नीचे से वो फ्री होती है। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है वेदर के साथ, टेम्परेचर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमें पता है चीज़ें टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंड हो जाती हैं और टेम्परेचर कम होने से कंट्रैक्ट होती हैं, तो उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़र्क आता है और जिसकी वजह से जब लेंथ चेंज होती है तो फिर टाइम पीरियड पे भी फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट फैक्टर देखें तो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और हमारे पास जो g है वो वेरी करता है आल्टीट्यूड। अब आल्टीट्यूड यानी कि हमारे पास जो हाइट होती है उसके साथ वेरी करता है। अब हमें पता है कि g की वैल्यू सी लेवल पर और होती है और जिस तरह से हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू कम होती है क्योंकि g जो है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना डिस्टेंस बढ़ेगा g उतनी कम होती जाएगी। तो g हमारे पास आल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है और g में चेंज आने से टाइम पीरियड में चेंज आता है। अब इससे हमें क्या पता चला कि सो ड्यू टू अबाउट टू फैक्टर्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी यूज एज रेजोनेबल टाइम स्टैंडर्ड। अब इन दो फैक्टर्स की वजह से जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम स्टैंडर्ड की कंडीशन ही यही है कि एक तो जो जिस चीज़ को हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले रहे हैं एक तो वो रेपिटेटिव फिनोमिनॉन हो और दूसरा साथ साथ वो हमारे पास प्रीसाइजली डिफाइंड और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी उसमें चेंजेस ना आ रहे हो। अब ये इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है और ना ही इसमें कोई फ़िक्स चीज़ है जो कि एक फ़िक्स टाइम के बाद रिपीट हो। इसमें वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर के साथ भी और एल्टीट्यूड के साथ भी, तो इसलिए हम इस टाइम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1.3 क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू वी फाइंड इट यूज़फुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड द मोल। यानी इसमें हमसे पूछा गया है कि हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हमने 2 यूनिट पढ़ रखे हैं, एक है किलोग्राम और दूसरा है मोल। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन दोनों को क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमारे पास आमतौर पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक ही यूनिट होता है, तो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए 2 यूनिट क्यों है, इसकी क्या रीज़न है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोल एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
यानी मोल को हम कहाँ कहाँ एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन वी यूज़ मोल एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं, जब हम अपनी मेजरमेंट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मेजरमेंट हो रही होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन हो रही होती है, तब हम मोल को एज अ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और हमें पता है एन ए एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं किलोग्राम एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। When we are dealing with quantity of matter, then we use kilogram as a unit of amount of substance. और अब जब हम क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात कर रहे हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर हमें पता है मैस, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल और क्वांटिटी ऑफ मैटर में फ़र्क है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही होती है तो तब हम देख रहे होते हैं कि उस सब्सटेंस के अंदर, उस मैटर के अंदर कितने नंबर्स हैं पार्टिकल के। हम मैटर को नहीं देख रहे होते, उसकी क्वांटिटी या उसकी मैस को नहीं देख रहे होते। और जब क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मैस को देख रहे होते हैं, तब हम अपना जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, वो है किलोग्राम। तो इसलिए डिफरेंट सिनेरियो के अंदर, डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की बात होगी तो हम मोल को ले लेंगे एज अ यूनिट, और अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मैस की बात होगी तो हम केजी को एज अ यूनिट इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है हमारे पास। 3 स्टूडेंट्स measured the length of a needle with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter and recorded as 0.2145 meter, 0.21 meter, 0.214 meter. Which record is correct and why? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 बच्चे हैं, 3 तालिब इल्मों ने लेंथ मैयर की है नीडल की, और जिस स्केल पर मैयर की है उसकी मिनिमम डिवीजन। अब मिनिमम डिवीजन हमारे पास क्या होगी, उसका लीस्ट काउंट। तो उसका लीस्ट काउंट हमें बता दिया गया है 1 मिलीमीटर। और जो उन्होंने मेजरमेंट्स की हैं वो है हमारे पास, एक स्टूडेंट ने की है 0.2145 मीटर, दूसरे ने की है 0.21 मीटर, एंड थर्ड वन ने की है 0.214 मीटर। अब सवाल हमारे पास ये है कि इनमें से कौन सी रीडिंग या रिकॉर्ड करेक्ट है और वो क्यों है, रीज़न भी देनी है। तो अगर हम सिंपली इस बात को समझें तो हम लोगों ने जिस तरह इसके टॉपिक को पढ़ते हुए भी पढ़ा था कि जो हमारे पास किसी भी चीज़ की मेजरमेंट होती है वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। यानी किसी भी मेजरमेंट का जो आंसर आएगा वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। अब लीस्ट काउंट पे कैसे डिपेंड करता है, अब जिस तरह यहाँ पर हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, और अगर हम इसे कन्वर्ट करें मीटर के अंदर तो 0.001 मीटर हमारे पास आ जाएगा लीस्ट काउंट इसका। तो यानी ये एक पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी रीडिंग को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट। और अगर हम हमारी रीडिंग्स में देखें तो जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग है, और सेकंड में 2 डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग है, थर्ड में हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। और अगर इसकी रीज़न की बात करें तो रीज़न भी यही सिंपल सी है, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है हमारे इंस्ट्रूमेंट का वो 1 मिलीमीटर या 0.001 मीटर है, और वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसलिए इन तीनों में से ये वाली रीडिंग ज़्यादा करेक्ट होगी। इसलिए यहाँ पर आंसर में भी यही लिखा है कि 0.214 मीटर इज़ करेक्ट रिकॉर्ड। और इसकी रीज़न जो मैंने एक्सप्लेन की, एक दफ़ा मैं रीड कर देती हूँ। एज द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज़ 1 मिलीमीटर और 0.001 मीटर, सो इट मीन्स दैट इट कैन एक्यूरेटली मेजर द वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। दैट इज़ वाई 0.214 मीटर इज़ करेक्ट रिकॉर्ड। अब एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है हमारे पास। एन ओल्ड सेइंग इज़ दैट अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अब इसमें हमारे पास एक पुरानी कहावत दी गई है कि एक चेन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी जितना उसका सबसे कमज़ोर हिस्सा। यानी कि कोई भी चेन, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, उसके सबसे कमज़ोर हिस्से पे। अब अगर हम खुद इस बात को समझें तो उसका जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है, जब वो टूट जाएगा तो वो चेन ख़त्म हो जाएगी। यानी कि उसकी जो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है वो उसकी एक उस वीक पॉइंट, उस वीकेस्ट लिंक पर डिपेंड कर रही है।
तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट एनालोगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन कंपटीशन। अब हमें एक सवाल ये दिया गया है कि हम भी इस तरह की कोई एनालोगस, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट बनाएं जो कि रिगार्डिंग किसके मुतालिक हो, एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन कंपटीशन, जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा कंपटीशन यानी कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं उनसे मुतालिक कोई इस तरह की मिलती जुलती एक एनालोगस स्टेटमेंट बनानी है। तो ये यहाँ पर जो मैंने एनालोगस स्टेटमेंट लिखी है वो है, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डाटा इज़ ओनली एज मच एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो उतना ही एक्यूरेट होगा जितनी उसकी सबसे कम एक्यूरेट रीडिंग एक्यूरेट होगी। यानी अब इसको अगर समझे, हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी मेजरमेंट आती हैं और उसमें अगर 90% मेजरमेंट हमारे पास ठीक है या 99% मेजरमेंट भी अगर हमारे पास ठीक आ जाती हैं, करेक्ट आ जाती हैं, एक्यूरेट आ जाती है, लेकिन 1% जो मेजरमेंट है वो हमारे पास गलत आ रही हैं, तब भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है वो उस 1% पे डिपेंड कर रहा है। यानी वो 1% कितना रॉन्ग है इस बात पर हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट डिपेंड कर रहा है। उस 1% से हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हो सकता है। एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है हमारे पास, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन टाइम पीरियड। अब सवाल हमारे पास ये है कि हमने स्टॉप वॉच से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया है और हमें ये बताना है कि उसमें कितने पॉसिबल एरर हो सकते हैं टाइम पीरियड के अंदर। तो हमें पता है जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज़ के टाइम पीरियड को मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें 2 किस्म के एरर पॉसिबल होते हैं, जो कि हमने एरर वाले टॉपिक में उसकी टाइप्स में भी पढ़े थे। एक होता है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है हमारे पास रैंडम एरर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो पॉसिबल एरर्स होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉसिबल एरर्स आर, फर्स्ट वन इज़ सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड वन इज़ रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्या हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? तो हमें पता है कि सिस्टमेटिक एरर में हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्टॉप वॉच। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टॉप वॉच में भी फॉल्टी, यानी एक तो एरर ये हो सकता है कि स्टॉप वॉच फॉल्टी हो, स्टॉप वॉच के अंदर कोई मसला हो, हमारे पास वो हमारा बिल्कुल ठीक इंस्ट्रूमेंट ना हो। या फिर दूसरा क्या हो सकता है रैंडम एरर के अंदर, कि नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी भी जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उस इंसान की नेग्लिजेंस, लापरवाही या फिर इनएक्सपीरियंस, ना तजर्बाकारी। तो ये जो 2 एरर है हमारे पास, ये दोनों एरर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। 1.7 क्वेश्चन है हमारे पास, डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपेयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। यानी कि क्या हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात देती है किस चीज़ के बारे में, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। यानी हमारा जो एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा होता है या किसी भी फार्मूले के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा होता है, क्या डायमेंशन एनालिसिस उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन देती है? तो जब हमने इसका टॉपिक पढ़ा था तो उसमें एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की एग्जांपल की थी और उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो डायमेंशन एनालिसिस है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। डायमेंशन एनालिसिस हमें किसी भी चीज़ का फार्मूला तो गैस करके दे सकती है, लेकिन उस फार्मूले के अंदर जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस उसके बारे में हमारी कोई मदद नहीं करती। तो इसका आंसर भी इसी तरह से लिखा है मैंने, नो इट डज़ नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटली तो हम इसे चाहें तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की एग्जांपल ले लेते हैं। t इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, 2 पाई हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो वेयर डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 पाई। अब इस 2 पाई के बारे में कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं देती डायमेंशन, ना ही वो हमें इसकी कोई डायमेंशन बताती है। एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। एक तो प्रेशर की डायमेंशन लिखनी है और दूसरा डेंसिटी की। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर, सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं।
प्रेशर का हमें पता है, प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, एज वी नो P इज़ इक्वल टू F/A, फोर्स पर एरिया। और फोर्स जो होता है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज़ इक्वल टू ma, तो फोर्स की जगह हम ma लिख सकते हैं। एरिया वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद मैस को वैसे रखते हैं, और अगर एक्सेलरेशन को हम देखें तो ये हमारे पास वेलोसिटी पर टाइम से आती है, तो v/t, और एरिया उसी तरह से। और उसके बाद हमारे पास है m, नीचे a। और अगर हम वेलोसिटी को भी देखें तो वेलोसिटी कहाँ से ड्राइव होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, d/t। तो d/t एक यहाँ पर आएगा और एक ये वाला t मिलकर t² बना देंगे, तो हमारे पास हो गया ये md/at²। अब क्योंकि हमने इसकी डायमेंशन बतानी है तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। डायमेंशन की सिंबल है जो हमारे पास, ये लगा के, और मैथ्स की भी डायमेंशन उधर भी सिंबल, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह से पूरे फार्मूले पर स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है जो हमारे पास मैथ है उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल M, और D जो है वो हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो ये भी हमारे पास क्वालिटिवली लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन भी L होगी। और एरिया हमारे पास, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन होती है L², और टाइम की डायमेंशन होती है t²। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है ml-1 t-2। अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम l का स्क्वायर को ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पर l की पावर 1 है, ऊपर जाके ये l बन जाएगा -2, और क्योंकि बेसिस सेम होगी l की तो 1 - 2 - 1 ये l हो गया, और t तो सिंपली ऊपर जाके t-2। अब है हमारे पास डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन देखते हैं। तो डेंसिटी हमारे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस बाय वॉल्यूम, और इसकी डायमेंशन लें तो m/v स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैस की जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इसके कैपिटल M होता है, और वॉल्यूम की होती है L³। तो अगर इसको हम सॉल्व करें आगे तो ml-3, तो ये है हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशन। एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन है हमारे पास। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, नोइंग दैट लैम्डा की जो डायमेंशन है वो लेंथ के बराबर होती है, v की जो डायमेंशन है वो है Lt-1 और f की है t-1। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब हमें दो रिलेशंस दिए गए हैं, एक है f इज़ इक्वल टू वी लैम्डा, और दूसरा है f इज़ इक्वल टू v/λ। तो इन दोनों रिलेशंस में से हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए इन दोनों की डायमेंशंस फाइंड करनी है। और क्योंकि हमने ये डायमेंशन वाले टॉपिक में ही पढ़ा था कि जब जिस इक्वेशन की दोनों साइड्स की डायमेंशन बराबर होती हैं वो रिलेशन या वो इक्वेशन करेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करते हुए इस रिलेशन पे भी दोनों साइड्स की डायमेंशन निकालते हैं, और इस रिलेशन में भी सेम इसी तरह करते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सा रिलेशन हमारे पास करेक्ट आता है। तो जैसा कि हमें गिवन है f इज़ इक्वल टू वी लैम्डा, ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ f, v एंड लैम्डा इन इक्वेशन 1। अब ये वैल्यूज़ कौन सी हैं जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, यानी जो हमें डायमेंशंस दी गई हैं इन चीज़ों की, ये सारी हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है हमारे पास t-1, और v की डायमेंशन है हमारे पास Lt-1, और लैम्डा की डायमेंशन है l। तो इनको हमने पुट कर दिया, और अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो L², ये दोनों L मिलकर L² और t-1। और अगर हम अब दोनों साइड्स को देखें तो हमारे पास डायमेंशन जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, यानी दोनों साइड की इक्वेशन की जो डायमेंशन है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट। यानी अब ये तो पता चल गया कि ये जो रिलेशन है ये करेक्ट नहीं है। अब हम दूसरे रिलेशन को चेक करते हैं। तो एज गिवन f इज़ इक्वल टू v/λ, इसको भी इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और इसमें भी सेम उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की t-1, v की Lt-1 और लैम्डा की l, ये पुट कर देते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हुए यहाँ पर Lt-1 और ये जो l है हमारे पास ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो l जब -1 होगा और ये l पॉजिटिव 1 है तो इन दोनों की बेसिस सेम है, और पावर को ऐड करेंगे तो L0, यानी L0 का मतलब है कि वो l कट जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसलिए ये t-1 सिर्फ t-1 रह जाएगा। तो राइट साइड की हमारे पास आ गई डायमेंशन t-1, और लेफ़्ट साइड पे भी t-1 है, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गई। हैंस दिस इक्वेशन इज़ करेक्ट।
सो ये वाला रिलेशन जो है ये ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।